वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 25 जनवरी को अंदरून सिंध का दौरा करेंगे। घोटकी में सियासी रहनुमाओं के साथ बैठक होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी 15 जनवरी को कराची में डेरा डालेंगे। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने सियासत की पिछले 10 सालों में, उन्होंने अपनी सियासी कब्र खुद खो दी है। नवाज शरीफ और जरदारी ने अपनी सियासी कब्र खुद खो दी। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी में बंद जेलों में ट्रायल हुआ करते थे। नवाज शरीफ को ट्रायल के दौरान लंदन जाने की इजाजत तक मिल गई। शहबाज शरीफ कागजात में कैद हैं वरना घूमते फिरते हैं। अब असली बजट आएंगे, अवाम लीडर पर एतमाद करें। या कोई फसाद फैलाने की कोशिश करेगा तो उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। छोटे मोटे फसादी जो है वो हमारे सामने नहीं दिख सकते। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि मुझे ECL पे रखने से कोई मुझे फिक्र या कोई परवाह नहीं है। इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे। सिंध में कोई फसाद फैलाएगा तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला सिंध की ललकार। खुर्शीद शाह कहते हैं अलीमा की जायदादों पर वज़ीर-ए-आज़म को वजाहत देना होगी। नासिर हुसैन ने PTI वज़रा के नाम भी ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने हुकूमती पॉलिसीज आमिराना करार दे दी। कहा शहबाज और जरदारी पर करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हुए। मिफ्ता इस्माइल बोले मुराद सईद बताएं किसने NRO मांगा। राना सना का कहना है शहबाज गिरफ्तार हो सकते हैं तो इमरान और फवाद क्यों नहीं। नैब ने शरीफ खानदान की आमदन से मुतालिक तहकीकात मजीद तेज कर दी। हुंडी के जरिए रकम मुंतकिल करने का इंकिशाफ। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ मुताद्दिद अफराद ने बयानात दिए। नैब ने एक और केस की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान को तालीम के लिए इमदाद दी मगर दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ रकम दी मगर लगता है पाकिस्तान ताउन नहीं करना चाहता। साबिक सफीर कैमरॉन मिंटर का कराची में खिताब। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान गुड गवर्नेंस पर काम करे। पतोकी में गैस सिलेंडर लीक होने से धमाका। मियां बीवी और 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। हाफिजाबाद में गैस लीकेज से धमाका, मकान तबाह हो गया। मलबे तले दबकर खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का सियासी तौर पर खात्मा हो चुका। दोनों ने अपनी सियासी कब्र खोद दी है। माजी में बंद जेलों में ट्रायल हुआ करते थे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को ट्रायल के दौरान लंदन जाने की इजाज़त तक मिल गई। शहबाज शरीफ कागजात में कैद हैं वरना घूमते फिरते हैं। दौरे कराची पर एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची जाना उनका हक है, किसी को उनके कराची जाने पर एतराज नहीं होना चाहिए। के ऊपर ऐसे लोग हुक्मरान रहे जिनकी दिलचस्पी ही नहीं थी पाकिस्तान के इमेज के साथ, पाकिस्तान के मामलात के साथ। उनका मामला सिर्फ ये था कि अपनी तिजोरियां भरते रहें। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने सियासत की पिछले 10 सालों में, उन्होंने अपनी सियासी कब्र खुद खो दी है। हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। नवाज शरीफ से पहले जो अपने सियासी लोगों के ट्रायल हुए वो कैसे हुए? वली खान का ट्रायल कैसे हुआ? जो फैज अहमद फैज थे उनका ट्रायल कैसे हुआ? पिछली हुकूमतों में ट्रायल लोगों के कैसे हुए हैं? वो तो अटक जेल में हुए हैं, वो तो बंद जेलों में हुए हैं, जहाँ पर कभी किसी को मौका ही नहीं मिलता था कि देखें कि अंदर हो क्या रहा है। ट्रायल के दौरान नवाज शरीफ साहब को लंदन भी जाने की इजाजत मिल गई। आज भी उन तक एक्सेस है, उनके तमाम जिन लोगों को वो मिलना चाहते हैं वो मिलते हैं। जो छोटे भाई हैं वो कागजों में कैद में रहे, अपने घर में रहे। इस तरह का ट्रायल हमने तो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी जो सियासी इख्तिताम है उसकी तरफ बढ़े हैं। मैं तो जाता हूँ तो अगले जो है ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मेरा मुल्क है, मैंने वहाँ पे जाना है। सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने माना। हमारे अमेरिका से, वाशिंगटन से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मिंटर साहब शायद वाशिंगटन काफ़ी अरसे से नहीं गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि अलीमा खान की जायदादों की वजाहत इमरान खान को देना होगी। अवाम हुकूमत से 1 लाख नौकरियों की तवक्को न करे। सियासत गालम गलोच नहीं, खिदमत का नाम है। वोट की लालच से खिदमत नहीं की जाती। वो सक्खर में तकरीब से खिताब कर रहे थे।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है, हमें रिलीफ मिलेगा, जो भी फसाद फैलाएगा उससे आहनी हाथों से निपटेंगे। ECL में नाम डालने से मुझे कोई मसला नहीं, नए बिला तफरीक एहतसाब करें, हमें कोई मसला नहीं, इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें अदालतों पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ऐसा दोहरा मेयार कहीं अगर हुआ तो उसको अदालत हमारे यहाँ कोई फसाद फैलाने की कोशिश करेगा तो उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। छोटे मोटे फसादी जो है वो हमारे सामने नहीं टिक सकते। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि मुझे ECL पे रखने से कोई मुझे फिक्र या कोई परवाह नहीं है। किसी की भी इज्जत नफ्स को आप मजरू ना करें और इंक्वायरी करनी है बिल्कुल करें। जब तक इस मुल्क के अवाम और ख़ास तौर पे सूबा सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमारी लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब पे यकीन रखते हैं तो किसी की भी साजिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वजीर आजम और दीगर वज़रा पर भी रेफरेंस है, उनका नाम ECL में डाला जाए। PTI हुकूमत का दोहरा मयार सबके सामने है। अलीमा आपा के लिए अलग और फरियाल बीबी के लिए अलग कानून है। हॉर्स ट्रेडिंग और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान को बातें करने के लिए लाई है, लेकिन अवाम उनकी बातें संजीदगी से नहीं लेते। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दो तरफा इनका पॉलिसी है कि अपोजिशन के लिए एक और जो इनके अपने नैबज़दा लोग हैं उनके लिए अलहदा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब पर भी ये रेफरेंस दाखिल है, इनके दीगर वुज़रा पर भी है, तो उनके नाम ECL में क्यों नहीं डाले गए? अलीमा आपा की ये दौलत कहाँ से आई? इनके पास वो मनी ट्रेल कहाँ पे है? ये कहाँ की दौलत है? इसकी ट्रेल बताएं ना। खान साहब की तकारीर आपके सामने मौजूद हैं जिसमें वो कहते थे कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो बिल्कुल गलत है और जिन लोगों ने अपने आप को उसमें क्लियर करवाया है वो भी उसकी ट्रेल दें। तो अभी अलीमा आपा से वो क्यों नहीं ले रहे? अलीमा आपा के लिए अलहदा कानून है और फरियाल बीबी के लिए अलहदा कानून है। यही वो दोहरा तजाद है जिसका हमेशा हम लोग कहते रहते। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हमने कर्ज लिया तो हराम, आप कर्ज मांगे तो हलाल है। हुकूमत ने आसिफ जरदारी पर बैरून मुल्क असासों का इल्ज़ाम लगाया। शहबाज शरीफ पर $2 अरब की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन सबूत नहीं दे सके। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने 6 महीने में अपने मुंह से कहा हमने $11 बिलियन के लोन लिए और आपने तालियां बजाई। हमें कहा आपका लोन थू और खुद आपने तालियां बजाई कि हमें 6 बिलियन मिल गए सऊदी अरब से, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, ये लोन हलाल है, वो हराम था। और 3 बिलियन मिल गए यूनाइटेड अरब एमिरेट से, ये भी हलाल है। हमने भी हुकूमत चलाई है, अगर आपको नहीं चलानी आती तो छोड़ दें। इन्हीं कर्जों के साथ हमने हुकूमत चलाई थी। वो जो जरदारी की दिखा रहे थे हमें रोज टेलीविजन के ऊपर आके कि ये देखें, ये अमेरिका के अंदर उनकी एक नया अपार्टमेंट निकल आया, ये उसकी रजिस्ट्री है, ये उसकी तारीख है। तो आप मुझे बताएं कि जब जिस फोरम के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई होना था उस फोरम में आपने अपनी एप्लीकेशन वापस क्यों ली? पहले कहा शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए मुझे रिश्वत ऑफर की है, बोला किसने की है, तो भाग गए। फिर वावडा साहब ने कहा कि $3 अरब की रिश्वत ऑफर हुई है। मैंने कहा केस तो मुकदमे में है भाई, सोच लो किस पे इल्जाम लगा रहे हो, इस वक्त तो तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं है। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि फौजी अदालतों में तौसी पर बात पार्लियामेंट में होगी। परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को NRO दिया। मुराद सईद से किसी ने NRO मांगा है तो नाम बताएं। कानून के तहत किसी को NRO देने का इख्तियार नहीं, एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लोगों का हो रहा है। अपोजिशन को खुशी से एहतसाब के लिए पेश होकर अपनी बात बतानी चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए कि रेफरेंस दायर होते ही अपोजिशन अरकान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हुकूमती वुज़रा को कोई कुछ नहीं कहता। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। थी LNG के सौदे वापस कर दी, अब महंगी LNG देनी पड़ेगी। 4200 मेगावाट ये लोग फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं जो कि LNG की कॉस्ट से 3 गुना होता है वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं इस मुल्क से अपनी नाअहली की वजह से, और फिर उसको झूठ बोल के छुपाते हैं, उससे और मसला ख़राब हो जाता है। फ़ौजी अदालतों की बात है, इसको असम्बली में लेके आएँ। हुकूमत को ले आउट करना चाहिए कि ये फ़ौजी अदालतों ने अब तक अचीव करा है और इसलिए इसकी ज़रूरत है। और ये सारी ज़रूरत की बात करें तो ये कौमी मसला ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का या PMLN का या PTI का मसला नहीं है, मिल के सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, अगर वो एक बात समझा सकते हैं कि ये क्यों करना है तो बिल्कुल, अगर सही बात है तो समझा देंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत और पीटीआई के खिलाफ एक ज़बान हो गए हैं। दोनों पार्टियों के रहनुमा तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का कहना है कि अलीमा खान की जायदादों की वजाहत इमरान खान को देना होगी। इसी हवाले से हमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज हसन चौहान ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला। जी सर, जो आपने अभी सुना कि जिस तरीके से दोनों अपोजिशन पार्टीज की जानिब से तनकीद के तीर बरसाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये किसी भी सोसाइटी का, किसी भी माशरे का ये नेचुरल फिनोमेना होता है कि जो करप्ट और बददियानत लोग होते हैं, जो दागदार लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि कोई नेकोकार आदमी या कोई साफ सुथरा आदमी या कोई बेचारा कोई अच्छा शरीफ और नफ्स आदमी अगर कोई छोटी मोटी कोई गलती कर बैठता है तो उसको वो बड़ा हाईलाइट करके बयान करते हैं कि देखो जनाब, जिस हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं, हमारे ऊपर बदनामी के दाग हैं, हमारे जना हम माशरे के लिए कलंक का टिक्का है। इसी तरह वो बेचारा शरीफ और साधु आदमी भी जिसे कोई छोटी मोटी कोई गलती कुताही हो जाए तो वो उसको भी जनाब उसी तरीके से मोहल्ले इल्जाम ठहराने की कोशिश करते हैं ताकि सारे हमाम में जना सब एक जैसे नजर आए। लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। जो शरीफ है वो शरीफ है। अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूं। इंटरनेशनल लेवल पे जो करप्शन की तारीफ है ना जी, यूएनओ की चार्टर्ड के मुताबिक भी, वो ये है कि जब आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और पब्लिक ऑफिस होल्ड करके आप अपने उस ओहदे को इस्तेमाल करके किसी किस्म की कोई माल फंक्शनिंग, बैड प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल करते हैं, उसको करप्शन कहते हैं। अब ये अलीमा साहिबा के हवाले से इनकी जो बेताबियां है ना, वजह उसकी ये है कि ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करके पिछले 40 सालों में जो इन्होंने लुटमार मचाई हुई थी और अब ये जो एहतसाब के और कानून के शिकंजे में आना शुरू हो गए हैं, अब इनके पास और कोई इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर, पीटीआई की हुकूमत के ऊपर, इमरान खान साहब की जात के ऊपर नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने वो अलीमा साहिबा का जो टैक्स के हवाले से एक इशू था जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी डिटेल के साथ अलीमा साहिबा ने जाना सारी डिटेल रखी और फिर जो उनसे कोई गलती हुई थी उसकी पेनल्टी भी जाना उनको पेनलाइज किया गया और जो उस पर उन्होंने उसको ओबे किया, उसको ये अपनी इस अरबों खरबों रुपए की लुटमार, करप्शन, बदजानती, मनी लॉन्ड्रिंग, टकेमारी, खत्तोगारतगरी, किकबैक्स और कमीशन के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपके टीवी चैनल के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा, ये जो आजकल जलसियां खेलना शुरू की हुई है आसिफ जरदारी साहब ने और बिलावल जरदारी साहब ने, इनसे पूछे क्या पाकिस्तान में कोई इलेक्शन का माहौल बना हुआ है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं? क्या सिंध के अंदर कोई जिमनी इलेक्शन किसी सीट पे हो रहे हैं? नहीं, ये एनआरओ मांगने का एक स्टाइल है। ये कहते हैं ना बार बार कि किसने एनआरओ मांगा, किसने एनआरओ मांगा। तो ये जो सारा दिन जलसियां खेल के सरकारी खर्चे से, सिंध के खजाने से पैसा लगा के, वडेरे जागीरदारों को इस्तेमाल करके, गरीब हारियों को हाथ के ला के 400, 600, 1000 बंदा इकट्ठा करके ये जो तकरीरें कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर यही एनआरओ मांगने की दुहाइयां हैं। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली थ्रेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं रियासती इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, एहतसाब की अदालतों को, एहतसाब के इदारों को कि हमारी इस लुटमार के ऊपर जो तुम तफ्तीश कर रहे हो या प्रोसिक्यूशन कर रहे हो इसको रोक दो। तो जनाब यही तो हम कह रहे हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन ना एनआरओ मिलेगा, ना ढील होगी, ना डील होगी। जहां तक अलीमा साहिबा की बात है, अलीमा साहिबा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, एक सिंगल लफ्ज अलीमा साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, एफपीआर के खिलाफ, किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला और पीटीआई के किसी स्पोक्स पर्सन ने उनके इशू के हवाले से ना सुप्रीम कोर्ट को ना रियासती अदारों को कोई आंखें दिखाई। लेकिन ये क्योंकि करप्ट है, बददियानत है, कसूरवार है, इस वजह से ये रियासती अदारों को भी और आपके जनाब एहतसाबी अदारों को भी आंखें दिखा रहे हैं। चलिए, ये तो मेरे ख्याल में एक तफसील के साथ आपने जवाब दे दिया अलीमा बीबी के बारे में। इसके साथ साथ खुर्शीद शाह ने आज एक और बात की है। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने वादा किया था कि वो 1 लाख नौकरियां देगी, इसकी तवक्को आवाम ना रखें। सियासत गालम गलोच का नहीं, खिदमत का नाम है और वोट की लालच से खिदमत नहीं की जाती। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, अल्लाह पाक के करम से जो 1 लाख नौकरियों का, 1 लाख नौकरियां नहीं, हमने जनाब ये गलत कह गया, हमने 1 करोड़ नौकरियों का कहा था और 50 लाख घरों का कहा था। उसके ऊपर पूरा काम हो रहा है। पंजाब के अंदर भी अल्लाह पाक के करम से कई इजला के अंदर तमाम इब्तदाई प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटीज तैयार होके और इम्प्लीमेंटेशन मोड के ऊपर जनाब आपका ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हम इंशाल्लाह देंगे, लेकिन इनकी तरह 1 करोड़ ब्लंडर्स, 1 करोड़ जनाब अपॉर्चुनिटीज, खरबों डॉलर की लुटमार की, ये कम से कम हम नहीं करेंगे। और फिर खुर्शीद शाह साहब की इतला के लिए अर्ज है
کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے دیا. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے پچھلے 5 مہینوں میں جو حالات تھے ان کے پچھلے 40 سالوں کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھول کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کو IMF, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جائے بغیر پاکستان کی اکانومی کو اور خزانے کو سنبھالا دے دیا ہے. اس پہ دوست تو خوش ہیں لیکن یہ جو شریکے والے ہیں نا جن کی خواہش یہ تھی کہ یہ کنارے پہ بیٹھ کے اپنے 40 سال کا جو گند ڈال کے گئے تھے ہم دیکھیں گے کہ یہ گند کس طریقے سے عمران خان صاحب صاف کریں گے. ان سے صاف نہیں ہوگا تو پھر ہم تالیاں بجا کے طنز اور استہزاء کریں گے, ٹھٹھے لگائیں گے, مذاق اڑائیں گے. ان کی یہ خواہش بھی ناکام ہو گئی ہے. اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کی معیشت دن بدن بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. IMF کے جائے بغیر دوست ممالک کی مدد, قرض, تجارت, اس کے ذریعے سے انشاءاللہ پاکستان دن بدن بہتری کی طرف جائے گا اور ان کی یہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی. اچھا سر, ایک چیز تو یہ کہ NRO کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی مراد سعید نام بتا دیں کہ کس کس نے NRO مانگا, اور دوسرا یہ کہ CM سندھ نے کہا ہے کہ صوبے میں جو بھی فساد پھیلائے گا اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, جبکہ ECL میں نام ڈالنے سے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, انتقامی کارروائیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں جی, نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اب میں وہ بڑا دلچسپ ایک محاورہ مجھے یاد آتا ہے, جناب ان کے خلاف کارروائی سپریم کورٹ کرتی ہے, ان کے خلاف کارروائی JIT کرتی ہے, ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں. غصہ یہ عمران خان صاحب پہ اور PTI پہ اور حکومت پہ نکالتے ہیں. تو مجھے وہ بڑا دلچسپ جو ایک محاورہ یاد آ گیا کہ کھوتا مریا کھاریاں تے سوگ وزیرستان, بالکل یہ والی یہاں پہ سچویشن ہے. وہ خدا کے بندو تمہارا احتساب کر رہی ہے عدالتیں, تمہارا احتساب کر رہے ہیں احتسابی ادارے, تمہارا احتساب کر رہی ہیں جناب نیب. غصہ تم عمران خان صاحب پہ اور PTI پہ نکالنے لگے ہوئے ہو. جناب والا یہ نیب تو آپ کا بنایا ہوا ہے, یہ نیب کا چیئرمین بھی آپ کا بنایا ہوا ہے. خورشید شاہ صاحب سے پوچھیں کہ شاہ صاحب آپ نے بڑے لہک لہک کے اور مہک مہک کے اور چہک چہک کے یہ چیئرمین بنایا تھا, یہ والا بڑی کنسلٹیشن کر کے بڑے نعرے اور بڑکے مار کے جناب یہ ہم چیئرمین لے آئے ہیں جو اب صحیح طریقے سے اپنی پرفارمنس اور اپنی کارکردگی دکھائے گا. اب وہ کارکردگی دکھانے پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ اسی چیئرمین کے خلاف آنکھیں نکالنے شروع ہوئے ہیں. تو جناب ہمارا کوئی قصور نہیں, PTI کا کوئی قصور نہیں. ابھی تک تو PTI کی طرف سے, PTI کی حکومت کی طرف سے تو ابھی تک کوئی کارروائی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی, کوئی کیس درج ہی نہیں ہوا. یہ تو وہ پرانے کیسز ہیں, وہ جو 160-70 میگا سکینڈلز تھے, ابھی تو اس کے اوپر ٹھک ٹھک اور ہلکے پھلکے راگ جو ہے نا وہ بجانا شروع کیا نیب نے. پکے راگ شروع ہوئے تو آپ دیکھیے گا ان کا پھدکنا اور ان کا اچھلنا اور ان کا جناب شور مچانا. اچھا فیاض الحسن صاحب, یہ تو پیپلز پارٹی کی جانب سے ہو گئے, لیکن نون لیگ بھی خاموش نہیں بیٹھی ہوئی ہے. مفتاح اسماعیل آج کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن ارکان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوئے ان کو گرفتار کر لیا گیا. حکومت میں موجود لوگوں کے اوپر بھی ریفرنس دائر ہیں, ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں تو عمران خان اور فواد چودھری کیوں نہیں؟ اچھا میں ایک چیز بتاؤں, یہ جو جس بندے کا نام آپ نے لیا نا آخری, رانا ثناء اللہ, اس نے جس طریقے سے آج گفتگو کی ہے, بڑی مجھے شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے جانا کہ انتہائی غلیظ زبان اس نے استعمال کی شریف صاحب کے حوالے سے, فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. بنیادی طور پہ گندا آدمی ہے, کرمنل ہے, قاتل ہے اور مفروروں کو پناہ دینے والا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور انتہائی لو پروفائل کا اخلاق, کردار, معاش ہر حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو TV چینلز کو بتانا ہی نہیں چاہیے اس جیسے بندے کو جس کا بھی GIT بن گیا.